नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मोदी को हराने के लिए, मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने अब एक नया शब्द कॉइन किया है और वो शब्द है 2024 में रिजीम चेंज होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। क्या वाकई ऐसा ही होगा या फिर मोदी का ही कमबैक होगा? राहुल की पार्टी चाहती है कि मोदी ने 9 साल में जो कुछ भी किया है सब मिटा दो, सब हटा दो, सब खत्म कर दो। मोदी ने देश को नई संसद दी, विरोधी पुरानी संसद में बैठना चाहते हैं, नई संसद को दम घोंटने वाला बताते हैं। राहुल के करीबी जयराम रमेश कहते हैं कि मोदी ने नई संसद बनाकर संविधान को फिर से लिखे बिना ही खत्म कर दिया। कांग्रेस ने भव्य संसद को एक बार फिर मोदी महल, मोदी मल्टीप्लेक्स कहना शुरू कर दिया है। राहुल ने राजस्थान जाकर स्कूटी की सवारी कर मोदी पर महिला आरक्षण के बहाने हमला किया है। यह एक पूरा पैटर्न है और शनिवार को ऐसे एक नहीं कई पैटर्न देखने को मिले। सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विरोधियों के बहाने अलग अलग हैं, लेकिन निशाना एक, प्रधानमंत्री मोदी ही है। मोदी को हटाने वाली, मोदी का नाम मिटाने वाली यह कौन सी पटकथा है? इस रिपोर्ट से समझिए। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या क्या हो जाएगा? अगर मोदी चुनाव हार गए तो विरोधी क्या क्या कर देंगे, क्या क्या बदल देंगे? आज मोदी के किस विरोधी ने 2024 में रिजीम चेंज की धमकी दी? आज प्रधानमंत्री के किस सियासी दुश्मन ने 2024 में सत्ता परिवर्तन वाली चेतावनी दी? अगर 24 में मोदी नहीं आए तो क्या विरोधी नई संसद का बहिष्कार कर देंगे? अगर मोदी तीसरी बार जीत के नहीं आए तो क्या विरोधी नई संसद में ताला लगाकर पुरानी संसद में शिफ्ट कर जाएंगे? मोदी के दिमाग में 24x7 काम चल रहा है। विरोधियों के दिमाग में कौन सा गेम प्लान चल रहा है? राहुल के करीबी जयराम रमेश के शब्दों पर गौर कीजिए। अंग्रेजी में लिखा है 2024 में रिजीम चेंज। ये शब्द अक्सर विदेशी एजेंसियां दूसरे देशों की सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब इसी ट्वीट को हिंदी में पढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है 2024 में सत्ता परिवर्तन। दोनों ही ट्वीट्स 4 घंटे के अंतराल में हुए हैं। तो क्या 2024 में मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने विदेशी ताकतों से सांठगांठ कर ली है? और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पर नए सिरे से टारगेटेड अटैक शुरू हो गया है? डरो मत वाले कैप्शन के साथ कांग्रेस के इकोसिस्टम ने एक नया प्रपंच शुरू किया है। नफरत की दीवार वाला नया पोस्टर कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन पर दिखा है। धमकी भरे अंदाज में कांग्रेस की तरफ से मोदी को इशारा दिया गया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोदी को डर लग रहा है, मोदी का गला सूख रहा है। विरोधियों ने फिर से यही टेप बजाना शुरू कर दिया है। विदेश में बैठी देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं, वही शब्द कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट की शोभा बढ़ाता है, अलग अलग टाइमलाइन पर छप जाता है। सबूत आपके सामने है। राहुल राजस्थान पहुंच जाते हैं, स्कूटी पर सवार हो जाते हैं, खूब माहौल बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं। बीच सड़क पर स्कूटी दिखती है जिस पर राहुल बैठे होते हैं, मगर राहुल के आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ कैमरामैन की फौज ही दिखती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये राहुल का कैमरे वाला स्टंट होता है। याद रहे, ये राहुल की पार्टी का वही इकोसिस्टम है जो हर रोज मोदी की फोटो को काट छांट करके सोशल मीडिया पर परोसता रहता है। कांग्रेस मोदी को कैमरा जीवी कहती है, मगर राहुल का ये वीडियो बता रहा है कौन कैमरा जीवी या कैमरा प्रेमी है। राहुल राजस्थान में मोहब्बत की दुकान खोलने जाते हैं, लेकिन उनके दबंग समर्थक असला बारूद लेकर सड़कों पर निकलते हैं।
और जब राहुल बोलना शुरू करते हैं तो मोदी को डर लगता है वाला टेप ऑन कर देते हैं। मोदी भारत और इंडिया में झगड़ा कराना चाहते हैं, ये नैरेटिव चलाना शुरू कर देते हैं। पैनिक होता है, डर लगता है, क्योंकि डर लगता है, डर लगता है कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उससे उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। पर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। शनिवार को मोदी पर हुए लगातार हमलों का सीक्वेंस ऑफ इवेंट गौर करने वाला है। सुबह सुबह जयराम रमेश ने रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की धमकी दी। नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट कहकर ताना मारा। जयराम रमेश ने यह तक कहा कि मोदी ने संविधान को फिर से लिखे बिना ही खत्म कर दिया। नए संसद भवन को दर्दनाक और पीड़ादायक बता डाला। और दोपहर बाद जब राहुल कैमरे पर आए तो सबसे पहले संसद के स्पेशल सेशन पर झूठ फैलाया, मनोहर कहानियां सुनाई, फिर महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी वाला एक और कार्ड खेला, जातिगत जनगणना वाला शिगुफा छोड़ा। इतना ही नहीं, राहुल की संसद सदस्यता किस वजह से गई उन्होंने ये नहीं बताया, उल्टे मोदी पर आरोप लगाया और ये झूठ तक कह डाला कि नई संसद के कैमरे का फोकस उनके ऊपर नहीं कहीं और ही था। इसके बाद शाम होते होते कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और उसमें भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर झूठ का अंबार खड़ा कर दिया गया। ये तक कहा गया कि मोदी सरकार इस बिल को 2039 तक लटकाना और भटकाना चाहती है। सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री पर कांग्रेस का अटैक होता रहा, विपक्ष की ओछी राजनीति चलती रही और राहुल नॉनस्टॉप मोदी को बुरा भला कहते गए। बीच बीच में फंबल भी मारा, गहलोत जी, खरगे जी, मैजी वाला टंग ट्विस्टर भी डाला और खुद को ही ट्रोल करवा डाला। ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने जी मैंने, मैंने जी मैंने, मैंने जी मैंने, मैंने जी मैंने, ये हमने नहीं किया है। कांग्रेस राहुल को जननायक तो कहती है, मगर स्पीच के दौरान कांग्रेस के जननायक जब कोई गलती करते हैं तो बीजेपी वाले टांग खींचने लगते हैं। वैसे लगता है कांग्रेस पार्टी शनिवार सुबह से ही तय करके आई थी कि आज अपनी टांग खिंचवाकर ही दम लेंगे। और इसकी शुरुआत राहुल के करीबी जयराम रमेश के इस ट्वीट से हुई। कुछ घंटों पहले ही जयराम रमेश नई संसद में बैठे दिखे थे, राज्यसभा में बिल्कुल कंफर्टेबल दिख रहे थे, मगर आज उन्हें अचानक नई संसद का रंग रूप पसंद नहीं आया। वो ट्विटर पर आए, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, नई संसद को एक बार फिर मोदी महल का नाम दिया, नई इमारत में घुटन महसूस होती है, ये तक कहा और आखिरी लाइन में 24 में सत्ता परिवर्तन वाला टेक्स्ट लिखकर नई संसद के बहाने मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो नई संसद को गाली देने वाले कांग्रेस के नेताओं की लाइन लग गई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को ही ले लीजिए, वो खरगे के साथ फ्रंट रो में बैठे थे, मगर कांग्रेस पार्टी ने जो लाइन तय कर दी वो उसी पर चलने लगे। क्या क्या कहा पहले ये देखिए। नई संसद को फुली एयर कंडीशन क्यों बनाया? मैं 13 घंटे नई संसद में रहा, वहां दम घुटने लगा, बैठने के लिए पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। मोदी ने नई संसद को 7 स्टार होटल जैसा बना डाला। मोदी की फुली एयर कंडीशन संसद ने 50 सांसदों को बीमार कर डाला। सोचिए, मोदी से नफरत करने वाला इकोसिस्टम इस हद तक जा सकता है कि वो भव्य दिखने वाले संसद भवन में भी मीन मेख निकालने लगता है। देखिए, इसके बनाने में जल्दबाजी थी। मालूम है मोदी जी 2014 में आ गए, 19 में आ गए, अब 24 में तो आना नहीं। तो चाहते थे उनका एक बन जाए जो इसे कहा जा सके ये मोदी जी ने बनवाया। और जिस तरह जल्दबाजी हुई है कि उसे आपने पहले तो उसका उद्घाटन कर लिया और शुरुआत उसकी पूरा एक सत्र वहीं चला गया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम बटन दबाते रहे, सही बटन आई क्यों नहीं?
सर्कुलेशन नहीं होगा तो लोगों की तबीयत खराब हुई, और कम से कम 50 सांसदों को मैं जानता हूं कि उसकी एयर कंडीशन की वजह से बीमार पड़े। एक तो भारत जैसे देश में पूरी तरह से पार्लियामेंट हाउस को एयर कंडीशन कर देना अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक। 13 घंटों में कम वहाँ का वातावरण दम घोटू हो गया था, यानी एयर सर्कुलेशन नहीं था अंदर। उसका जो टेकने का है उसका पूरी तरह से टेढ़ा है, तो आप अगर ज़्यादा देर टेक लगा के उस पर बैठ जाएं तो आपकी पीठ दर्द करने लगी। तो कुल मिला के मोदी जी ज़्यादा प्रभावित है अमेरिका से, तो एक 7 स्टार होटल की तरह से बनाया है। दरअसल कांग्रेस को असली दिक्कत नए संसद भवन से नहीं है, उसे चिढ़ तो इस बात से है कि नई संसद का सपना मोदी की लीडरशिप में साकार हुआ है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने बहुत तीखा हमला किया और कहा है कि कांग्रेस का माइंडसेट ही एंटी पार्लियामेंट है, आज से नहीं 1975 से ही है। दूसरा हमला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से हुआ। उन्होंने परिवारवादी पार्टी की सोच पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस बदलाव देखना ही नहीं चाहती। वैसे एक फैक्ट यह भी है कि जिन जयराम रमेश को आज नई संसद में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्हीं जयराम रमेश ने 11 साल पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमें एक नए संसद भवन की सख्त जरूरत है। मौजूदा संसद भवन बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है और आउटडेटेड यानी कि पुराना हो चुका है। मतलब साफ है, नए संसद भवन की बुराई तो सिर्फ एक बहाना है। राहुल और कांग्रेस पार्टी का निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर है। तो मोटी बात यह है मित्रों कि इनको नई संसद से परेशानी नहीं है, इनको नरेंद्र मोदी से परेशानी है। कोई काम नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि भारत के इंजीनियर्स, भारत के आर्किटेक्ट, इन सबों ने इतनी कमाल की चीज बनाई है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? हम समझते हैं उनकी परेशानी दूसरी है कि वहां पर गरुड़ चिन्ह क्यों है, वहां पर हाथी क्यों दिखाया गया है, वहां पर भारत की जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा उसकी झलक क्यों दिखाई पड़ती है, उनकी ये परेशानी है। तो नफरत नरेंद्र मोदी जी से है। और देखिए लास्ट में क्या बोलते हैं, 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद का भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। हाँ, मुंगई लाल के हसीन सपने। मतलब जब संसद हम आए तो इसका हम दूसरा उपयोग करेंगे। आप कभी नहीं आएंगे और इस रवैये से तो जनता आपको और रिजेक्ट करेगी। जब समय अहंकार में रहता है कि देश तो हमने चलाया है और देश हम ही चलाएंगे, कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा कहां से आ गई, तो जयराम रमेश जी अब आप कभी नहीं आ पाएंगे। और ऐसा लक्षण है तो जनता आपको और लंबे तक बाहर रखने वाली है। 9 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और वो इस बात को पचा नहीं पा रही है कि मोदी इतना अच्छा काम कर कैसे लेते हैं। उदाहरण के तौर पर G20 समिट के दौरान मोदी के सामने भारत वाला नेम प्लेट दिखा तो कांग्रेस ने उस पर भी शोर मचाया, ये फैलाया कि मोदी भारत और इंडिया के बीच झगड़ा कराना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट तेज हुई, मीटिंग शुरू हो गई तो कांग्रेस ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी एक देश में एक ही पार्टी का राज स्थापित करना चाहते हैं। मोदी ने संसद का स्पेशल सेशन बुलवाया, महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला लेने का हिंट दिया, संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास करवाया। तो आज राहुल ने यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी तो कोई और एजेंडा लेकर आने वाले थे, देश का नाम बदलने वाले थे, लेकिन वो पैनिक में आ गए और महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया और पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी। आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया, इंडिया वर्सेस भारत। कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में, मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई। अब स्पेशल सेशन में क्या करें? स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें? चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। राजस्थान में राहुल का इतना कहना था कि राहुल की ट्विटर आर्मी माहौल बनाने लगी कि मोदी ने ओबीसी को धोखा दिया। कांग्रेस ने यह भी झूठ फैलाया कि 29 में नहीं 39 तक लागू होगा महिला आरक्षण। कैमरे पर राहुल ने भी यही बात कही, बिना फैक्ट चेक किए ओबीसी वाली वही स्क्रिप्ट पढ़ी जो वो पिछले 3 दिन से रटे जा रहे हैं। संसद टीवी ने कैमरा मेरी तरफ नहीं किया, यही झूठी कहानी परोसे जा रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की पार्लियामेंट हाउस में, आप देख लेना, बीजेपी लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, एमएलए सब चिल्लाने लगे, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। महिलाओं को संवैधानिक तौर पर नियम कानून फॉलो न करते हुए आज की तारीख में रिजर्वेशन देने का शोर वही इंडिया अलायंस वाली पार्टियां मचा रही हैं, जिन्हें तो इस बिल के नाम से ही दिक्कत थी। उन्हें तो इस बात से भी तकलीफ थी कि मोदी ने इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन क्यों रखा, और ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी की ही एक सांसद थी। इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी वंदन सबसे परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का, उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। वैसे मोदी को गाली देकर ताली बजाने वाले ये नहीं जानते कि वो खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और जो मोदी को नहीं समझ सकते, मोदी को सुनना नहीं पसंद करते, आज उन्हें G20 समिट के दौरान भारत मंडपम की सुरक्षा में जुटे इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और मोदी के बीच की ये बातें सुन लेनी चाहिए। वो समझ जाएंगे कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का मोटिवेशन मोदी को कहां से मिलता है। क्या रहा आपका अनुभव इस समय? सर, हम ये ड्यूटी बड़े गर्व के साथ कर रहे थे और हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा
कि दिनांक 9/9 को जब मैं ड्यूटी पर था तो सॉरी सर, मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। सूरज जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन पल में आपने मन को संतुलित रखा। ये बड़े ही हिला देने वाले पल होते हैं, लेकिन आपको लगा कि ऐसे समय अगर आप, क्योंकि 9 तारीख यानी वो पहला दिन और बड़ा महत्वपूर्ण काम था, अचानक किसी दूसरे को ड्यूटी भी संभव नहीं थी और आपने इतनी सारी बातों को संभाल लिया। तो सुरेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देश की जरूरत को प्राथमिकता दी, व्यक्तिगत इतनी बड़ी घटना, उससे अपने आप को अपने ड्यूटी के लिए समर्पित रखा। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। विरोधी मोदी का मजाक उड़ाते हैं, मोदी उन पर अपना वक्त जाया नहीं करते। मोदी उन्हीं लोगों के साथ हंसी मजाक भी करते हैं जो सही मायनों में देश के लिए काम करते हैं। इसी से जुड़ा एक और किस्सा मोदी को रविंद्र त्यागी ने सुनाया है, गौर से सुनिए। मेरा नाम रविंद्र त्यागी है। जब मैंने घर पे ये बताया कि भाई G20 का आयोजन है, ऐसे तो सबको मालूम था, पर जब मैंने अपनी श्रीमती जी से बोला कि भाई 8, 9, 10 मैं अर्ली मॉर्निंग जाऊंगा और लेट नाइट घर पे आऊंगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े फ़ख्र की बात है त्यागी जी, अगर आप घर भी ना आओ 3 दिन वहीं रहो तो कौन सी दिक्कत है आपको। भाई हम तो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि आप G20 के आयोजन का हिस्सा हो, तो 3 दिन वहीं रहो, ये देश का सवाल है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की रही कि ये G20 का आयोजन भारत के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ उस ITPO के परिसर प्रगति मैदान में हुआ, जहां हम पिछले 33 वर्षों से काम कर रहे हैं। त्यागी जी, जी सर। मुझे लगता है जिस दिन आपकी श्रीमती जी को पता चलेगा जी कि अब मोदी जी आपको 1 महीने के लिए ले जा रहे हैं जी, तब तो वो मिठाई बांटेगी सर। ऐसे एक नहीं अनेकों किस्से हैं, और जो विरोधी आज मोदी को ताना मार के, मोदी के खिलाफ झूठ फैला के, प्रोपेगेंडा चला के, प्रपंच फैला के 24 में मोदी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें एक कविता बहुत गौर से सुन लेनी चाहिए। ये कविता तब की है जब मोदी पीएम नहीं सीएम हुआ करते थे। उस वक्त भी जमाना मोदी का था और आज भी जमाना मोदी का ही है। केशु भाई से बोले खुराना, हाय राम मोदी का है जमाना, हाय राम मोदी का है जमाना, नामुमकिन है इसको हटाना, हाय राम मोदी का है जमाना। कुछ पंक्ति जो अभी लिखी गई। षड्यंत्र कोई भी नहीं काम आया, कदम इनके कोई नहीं रोक पाया, झड़पिया ने भी जाल अपना बिछाया, वाघेला ने भी जोर पूरा लगाया, चूका लेकिन सबका निशाना, अरे चूका लेकिन सबका निशाना, हाय राम मोदी का है जमाना।
है पास इनके, हर दर्द का बाम देखो, किया कितना तगड़ा ये एक काम देखो। अकेले के दम पर है बाजी जिताई, एएनसी इलेक्शन का परिणाम देखो। सीखे कोई इनसे जिताना, अरे सीखे कोई इनसे जिताना, हाय राम मोदी का है जमाना। चार पंक्तियां जो कुछ दिन पहले लिखी गई थी। हम सरस्वती के साधक, और आपने सरस्वती नदी में जिन धारा बहलाई, पुनर्जीवित किया सरस्वती को। तब कुछ पंक्तियां किया जो भी वादा वो करके दिखाया, लोग कच्छ और भुज में भी पानी पहुंचाया। किया जो भी वादा वो करके दिखाया, है कच्छ और भुज में भी पानी पहुंचाया। शहर सिद्धपुर में एक तीर्थ बनाया, सरस्वती नर्मदा का संगम कराया। ये कलयुग का भगीरथ सयाना, अरे ये कलयुग का भगीरथ सयाना, हाय राम मोदी का है जमाना। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। ट्रूडो ने कहा कि उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि भारत सरकार के इशारे पर निज्जर को मारा गया। यूएन की जनरल असेंबली की बैठक तक में ट्रूडो ने यह मुद्दा उठाया। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के आगे मदद की गुहार लगाई, लेकिन एक बार भी सबूत नहीं दिखाया, अपना क्रेडिबल सोर्स नहीं बताया। दूसरी तरफ भारत है जो जस्टिन ट्रूडो को पिछले 8 सालों से खालिस्तानी आतंकियों के नाम बता रहा है, सबूत दिखा रहा है, बार बार यह कह रहा है कि कनाडा को खालिस्तानी टेरर का अड्डा बनने से रोकिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने कुछ नहीं किया। घर में घुसकर मारने वाला नैरेटिव फैलाकर ट्रूडो हेडलाइन क्यों बना रहे हैं? भारत पर आधी हकीकत आधा फसाना बताकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ट्रूडो ने भारत पर उंगली उठाकर गलती कर दी? ट्रूडो के आरोपों में कितना सच है, कितना झूठ, इस रिपोर्ट में देखिए। वेस्ट की मोदी समस्या, मोदी की दबंगई को अनदेखा करना मुश्किल। कनाडा का भारत पर हत्या का आरोप जितना दिख रहा है, उससे ज्यादा अस्थिर करने वाला निज्जर की हत्या से पूरी दुनिया सदमे में। अगर भारत इस हत्या में शामिल है तो दुनिया को अपने खुफिया तंत्र के काम करने में बदलाव करना पड़ेगा। ट्रूडो ने कहा, भारत के सिख नेता की हत्या में भारत शामिल हो सकता है। भारत की साख चल रही है और मोदी बांसुरी बजा रहे हैं। भारत को कनाडा में हुई हत्या पर सफाई देनी चाहिए। भारत अगर हत्या की जांच में सहयोग नहीं करेगा तो उसकी इमेज को गहरा झटका लगेगा। गार्जियन, ब्लूमबर्ग, एफपी न्यूज, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्जियन, पूरे वेस्टर्न मीडिया के टारगेट पर कोई है तो वो है मोदी। वेस्टर्न मीडिया ये नैरेटिव बना रहा है कि भारत ने दूसरे देश की संप्रभुता को चैलेंज किया, कनाडा में घुसकर कोवर्ट ऑपरेशन किया। कनाडा की घटना से भारत की साख को खतरा। वेस्टर्न मीडिया भारत और मोदी पर इल्जाम लगा रहा है। आज हम आपको इन इल्जामों की हकीकत बताएंगे। ये सारी कहानी शुरू हुई है कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से। वैसे तो निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को हुई थी, लेकिन ये विवाद शुरू हुआ है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कनाडा की पार्लियामेंट में दिए बयान के बाद, जिन्होंने निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ होने की बात कही। ट्रूडो ने आरोप लगाया, लेकिन अब तक इन आरोपों के पीछे सबूत नहीं दिखाए। ट्रूडो अब तक 3 बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और तीनों बार उनकी लैंग्वेज बदली है। 19 सितंबर को ट्रूडो ने कहा कि भारत के खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस यानी प्रमाणिक सबूत है। 21 सितंबर को ट्रूडो ने कहा कि भारत के खिलाफ शक करने के क्रेडिबल रीजंस यानी प्रमाणिक वजह है। 22 सितंबर को ट्रूडो ने कहा कि भारत के खिलाफ क्रेडिबल एलिगेशन यानी प्रमाणिक आरोप है। भारत इन आरोपों को नकार चुका है, लेकिन ट्रूडो बार बार इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर तूल दे रहे हैं।
there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. यानी हर बार ट्रूडो ने सिर्फ आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दिखाया। दूसरी तरफ भारत ने पिछले 9 सालों में ही कनाडा में शरण लिए हुए खालिस्तानी आतंकियों और पंजाब के गैंगस्टर्स के खिलाफ कनाडा को सबूत दिए, डोजियर दिए, लोकेशन बताई, प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने एक्शन नहीं लिया। जिस आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर ट्रूडो इतना हंगामा कर रहे हैं, उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा कनाडा के उसके एड्रेस के साथ भारत सरकार ने उनकी सरकार के साथ शेयर की थी। निज्जर के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। जिस अमेरिका से ट्रूडो निज्जर की हत्या में समर्थन मांग रहे हैं, वो अमेरिका भी निज्जर को नो फ्लाई लिस्ट में डाल चुका है। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. कनाडा खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। कनाडा से भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें कई बार देखी गई हैं। पंजाब से भागकर कई आतंकवादी क्रिमिनल गैंगस्टर्स ने कनाडा में शरण ली हुई है। पिछले 5 साल में पंजाब पुलिस ने ऐसे 36 लोगों की लिस्ट तैयार की है। इसमें आतंकी, गैंगस्टर्स और ड्रग ट्रैफिकर्स शामिल हैं। भारत सरकार ने कनाडा से ये लिस्ट शेयर की है, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रत्यर्पण नहीं हुआ। इस लिस्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू, गुरपतवंत सिंह उर्फ बात, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, लखबीर सिंह संधू, सतबीर सिंह उर्फ सत्ता, जसविंदर सिंह खट्टू, परमिंदर सिंह पट्टू खेड़ा, तेहल सिंह टूट, गोल्डी बराड जैसे आतंकवादी और अपराधी शामिल हैं। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो पंजाब के दौरे पर आए थे, तब भी उन्हें तब के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आतंकियों की लिस्ट सौंपी थी। इस लिस्ट में भी निज्जर का नाम मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो ने कोई एक्शन नहीं लिया। कनाडा सरकार ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ 2014 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, लेकिन तब भी उसे कनाडा की नागरिकता दी गई, वो भी तब जब वो फेक पासपोर्ट पर कनाडा गया था। जस्टिन ट्रूडो जब G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए थे, तब भी खालिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा भारत ने उठाया था। जानकारी के मुताबिक कनाडा में 9 अलगाववादी संगठन हैं जो भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। इसमें वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल प्रमुख हैं। ये संगठन पाकिस्तान की शह और फंडिंग पर कनाडा से भारत विरोधी काम में लगे हुए हैं। कनाडा में खालिस्तानी झंडे लहराते हैं, खुलेआम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ट्रूडो इसे अभिव्यक्ति की आजादी के पर्दे से ढक देते हैं। सच तो यह है कि ट्रूडो के भारत विरोधी एजेंडे को अब उनके अपने देश में भी समर्थन नहीं मिल रहा है। निज्जर की हत्या के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी दी थी। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवियर ने इसका विरोध किया। पोइलिवियर ने कहा कि हिंदुओं का इस देश में बड़ा योगदान है और उन्हें इस तरह की धमकी देना ठीक नहीं है। एक तरफ कनाडा भारत को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अब इन खालिस्तानी आतंकियों पर NIA का एक्शन तेज हो गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टीज को NIA ने जब्त कर लिया है। पहले चंडीगढ़ में छापा मारा गया।
इस वक्त हम मौजूद हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ स्थित घर के बाहर में और यहाँ पर एनआईए की जो रेड है वो चल रही है। चंडीगढ़ पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और ये आप तस्वीर देख रहे हैं और ये अंदर की जो आप इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का ये घर है। एनआईए की टीम जो है वो आप देख रहे हैं इस वक्त वो यहाँ पर जा रही है, छानबीन यहाँ पर की जा रही है एनआईए के द्वारा। ये अधिकारी यहाँ पर एनआईए की टीम के पहुंचे हुए हैं और बाकायदा इसके घर के बाहर जो है एक नोटिस भी लगा हुआ है। ये आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये मकान नंबर 2033 गुरपतवंत सिंह पन्नू का मलकियत है और एनआईए स्पेशल कोर्ट मोहाली जो है उसके एनआईए केस जो है उसके अधीन इसको धारा 33(5)(a) के जब्त किया गया है। उसके बाद अमृतसर में भी पन्नू की जमीन पर एनआईए ने कार्रवाई की। ये अमृतसर के खानकोट में गुरपतवंत सिंह पन्नू की वो प्रॉपर्टी है जिसे एनआईए ने अब सीज कर दिया है। कुल मिलाके 46 कैनाल की ये प्रॉपर्टी है और 33(5) यूएपीए के तहत पहली बार कार्रवाई की है। इसका मतलब है ट्रायल हो या फिर उसके बाद ये तय हो जाए कि वो मुजरिम है, उसकी प्रॉपर्टी एनआईए सीज कर सकती है। और इसी के बिना पर ये सीज करते हुए यहां पर ये बोर्ड लगाया है जिसपे लिखा है कि ये प्रॉपर्टी जो कि खानकोट विलेज की है 147/4 और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भगोड़ा है और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये प्रॉपर्टी उसकी है। और 2019 पे जब वो रडार में आया तब से लेकर अभी तक लगातार उसकी धरपकड़ के लिए कई कोशिशें की गई, इसीलिए और वो देश के खिलाफ कई सारे जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में लिप्त पाया गया। यहां तक कि कनाडा में रहते हुए भी उसने जो वहां पे हिंदू हैं उन लोगों को धमकाना शुरू किया। हरदीप सिंह निज्जर के जालंधर के घर को भी जब्त कर लिया गया। नागपुर में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि पूरा का पूरा शहर ही समंदर में तब्दील हो गया। घर, दुकानें, सड़कें सब पानी में डूब गए। जो जहां थे वहीं कैद हो गए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती करनी पड़ी। मूसलाधार बारिश के बाद कैसी रही नागपुर की तस्वीरें, आप देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के नागपुर में आसमानी आफत ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 4 घंटे में 116 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश में पूरा शहर ठप पड़ गया है। रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। कई सोसाइटी कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद सेना को बुलाना पड़ा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। सैलाब में फंसे 500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से लोगों को बचाने का मिशन जारी है। शहरी इलाकों में घर, मकान, दुकान सब डूबे नजर आ रहे हैं। बसों की जल समाधि हो गई है, कारें डूब गई हैं, लोग सैलाब के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। बस डिपो में बारिश का पानी भरने से हालात विकट नजर आ रहे हैं। मौजूदा हालात की जानकारी मिलते ही तुरंत डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आला अफसरों से बात की है और तत्काल प्रभाव से हर संभव मदद और लोगों को बचाने के मिशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। नागपुर के फेमस बाजार दरिया में तब्दील नजर आ रहे हैं। दुकानों के बाहर समंदर जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। 4 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को संकट में डाल दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम मार्केट में पानी भर चुका है। जो मार्केट है, जो निचले बेसमेंट है, पूरी तरीके से पानी से भर चुके हैं। ये नागपुर सुधार प्रन्यास का ये बनाया हुआ व्यापार संकुल है जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। जो बेसमेंट में और पहली मंजिल पे जो दुकानें थी पूरी तरीके से पानी से भर गई है। जब दुकानदार दुकान खोलने के लिए सुबह आए तो उन्होंने वो नज़ारा देखा कि पूरी तरीके से पानी से भरी हुई ये दुकानें हैं। पूरी तरीके से पानी दुकानों के अंदर घुस चुका है। कुछ यहाँ के दुकानदार है जो वहाँ पे अपना दुकानें चलाते हैं। मैडम, किस चीज़ की दुकान थी, कितना नुकसान हुआ है? फुटवेयर क्लॉथिंग 1.5-2 लाख का तो हो ही गया होगा, ज़्यादा हो गया। उसके ऊपर से 10 लाख का वगैरह हो गया होगा। शॉप जैसे ओपन करने का देखे वैसे वो पूरा पानी भरा है ऑलमोस्ट सब इसमें। अब कैसे करेंगे, हमारा नुकसान हुआ है और कौन भर कर देगा? अभी वो कोई आया अभी तक यहाँ पे पानी निकालने के लिए? नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। बस सारा रोड का चल रहा है अभी तो सब कुछ। शॉप का कोई देख नहीं रहा है। इधर पानी भरा है, पानी भरने के लिए मशीन भेजनी चाहिए, वो भी नहीं भेज रहे मशीन वगैरह। कुछ उपाय करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए। गारमेंट और डेली नीड्स की दुकान है, इनका कहना है कि उसमें पानी भर चुका है। लगभग 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
वो दुकानों के नीचे जो बेसमेंट में जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी पानी से डूब चुकी है। पूरा का पूरा ये व्यापार संकुल है। नागपुर सुधार प्रन्यास ने इसको बनाया था। जिस तरीके से बारिश हुई है, प्रशासन का ऐसा कहना है कि धीरे धीरे पानी उतर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 3-4 घंटे में 106 mm बारिश हुई है। इस वजह से तमाम जगहों पर पानी का जल भराव देखने को मिला है। कुछ जगहों पे अंबाझरी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र, अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो हो गया। इस वजह से निचली बस्तियों में पानी आ गया, व्यापार संकुल में पानी आ गया। बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। पिछले कुछ घंटों से पानी रुका हुआ है। ये उम्मीद की जा रही है यदि बारिश नहीं हुई तो कुछ घंटों में जनजीवन पूरी तरीके से सुचारू हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।